Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Professor Hassan and you are watching my channel Professor Hassan Humayun. Dear students, आज मैं बेसिक मैथमेटिक्स के 12 इम्पॉर्टेंट MCQs आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपने पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में, दुनिया के किसी भी मुल्क में किसी भी रिटन टेस्ट में अपीयर होना है जिसमें मैथमेटिक्स का पोर्शन है, तो उस पेपर के लिए ये 12 MCQs बहुत यूज़फुल होंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट। ये AB और CD दो पैरेलल लाइंस हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जिनकी डायरेक्शन सेम होती है और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, जो इन दो लाइंस में फ़ासला है, ये हर लिहाज से, हर तरफ से सेम होता है। कहीं से भी आप इनका डिस्टेंस ले लें वो हमेशा इक्वल होगा। और ये लाइन RS जो है इसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। वो लाइन जो दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ये जो PQ है ये भी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये इंटरसेक्ट कर रही है दो पैरेलल लाइंस को। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। याद रखिएगा, जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो दोनों एंगल्स जो कोरस्पॉन्डिंग तब होंगे जब वो ट्रांसवर्सल के एक तरफ होंगे, या तो राइट होंगे या तो लेफ़्ट साइड पर होंगे। और दूसरी शर्त इसकी ये है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो होते हैं जो पैरेलल लाइंस के ऊपर होंगे या दोनों नीचे होंगे। जैसे कि यहाँ पर ये देखें, ये 52 एक एंगल है, ये इस पैरेलल लाइन के ऊपर है और इस ट्रांसवर्सल की राइट साइड पे है। और ये जो एंगल है A, ये भी इस पैरेलल लाइन के ऊपर है और ये राइट साइड पे है। दोनों प्रॉपर्टीज़ फुलफ़िल हो रही हैं, ट्रांसवर्सल के राइट साइड पर हैं और दोनों पैरेलल लाइंस के ऊपर हैं। तो ये जो 52 है और ये A, ये इक्वल होंगे। A इज़ इक्वल टू 52 डिग्री। उसके बाद आप ये देखें, मैं आपको बताऊंगा ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स जो हैं वो ट्रांसवर्सल के एक राइट साइड पर होता है और एक लेफ़्ट साइड पर। और दूसरी प्रॉपर्टी है कि ये पैरेलल लाइंस के अंदर पैक होते हैं, ना पैरेलल लाइंस के ऊपर ना उसके नीचे। ये जो E एक एंगल है ये इस ट्रांसवर्सल की लेफ़्ट साइड पर है और आप देखें ये पैरेलल लाइंस के अंदर है। और जो 128 है ये ट्रांसवर्सल की दूसरी जानिब है E के मुकाबले में देखें, और ये भी पैरेलल लाइंस के अंदर है। ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं ऑल्टरनेट एंगल्स की। जब दो लाइंस पैरेलल हों और उनको एक ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट किया जाए और एक एंगल राइट साइड पर हो और दूसरा लेफ़्ट पर हो, ये नंबर 1 प्रॉपर्टी है। और ये दोनों एंगल्स पैरेलल लाइंस के अंदर होते हैं, तो इसका मतलब है E इज़ इक्वल टू है 128 डिग्री। नंबर 3 है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, कट करती हैं, तो जो आमने सामने वाले एंगल्स होते हैं वो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स होते हैं। आप ये देखें, ये एक लाइन है RS और ये AB एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इधर इस जगह पे काट रही हैं। ये एक एंगल है 65, इसके सामने एंगल है B इज़ इक्वल टू 65 डिग्री। ये है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। नंबर 4 है इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। याद रखिएगा कि दो पैरेलल लाइंस के दरमियान ये जो दो एंगल्स हैं B और C, इनका सम इंटीरियर एंगल, ये अंदर वाले, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर वाले, इनका सम होता है 180 डिग्री। B प्लस C इज़ ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। B है 65 प्लस C इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ये 65 वहाँ जाके माइनस होगा, तो 180 माइनस 65 दैट विल बी 115 डिग्री। C आपके पास आ गया 115। और लास्ट एंगल है D। आप गौर करें, ये जो B एंगल है ये पैरेलल लाइन के नीचे है और D भी पैरेलल लाइन के नीचे है। हमने कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, दोनों ट्रांसवर्सल की एक जानिब होंगे, या तो राइट पे होंगे या लेफ़्ट पे। आप देखें B भी इस ट्रांसवर्सल के राइट साइड पर है
और डी भी इस ट्रांसवर्सल के राइट साइड पर है। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी करस्पॉन्डिंग एंगल्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ओ लेवल्स हो, ए लेवल्स हो, एफएससी हो, आईकॉम हो या फिर मैट्रिक हो, या कोई भी आपने एनटीएस, एफपीएससी, पीपीएससी का पेपर देना है, मैथमेटिक्स का पोर्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रॉपर्टी हो गई दोनों ट्रांसवर्सल की राइट साइड पर हैं, और दूसरी प्रॉपर्टी है दोनों एंगल्स या तो पैरेलल लाइंस के ऊपर होंगे या नीचे। ये देखिए, ये जो बी एंगल है ये इस पैरेलल लाइन के नीचे है, और ये जो डी है ये भी इस पैरेलल लाइन के नीचे है, और दोनों एक साइड पर भी हैं। इसका मतलब है बी इज इक्वल टू डी, और हम बी फाइंड आउट कर चुके हैं। बी था 65 डिग्री, इसका मतलब है डी भी 65 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको एक ट्राइंगल गिवन है। डियर स्टूडेंट्स, ट्राइंगल वो क्लोज फिगर होती है जिसकी 3 साइड्स होती हैं, 1, 2 और 3, और इसमें 3 ही एंगल्स होते हैं। एक एंगल 70 डिग्री है और सेकंड 55 डिग्री है। आपको थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है। प्लीज़ याद रखिएगा, द सम ऑफ दीज 3 एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। 70 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस x इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर मैं इनको प्लस करूं, 125 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 125 यहाँ प्लस हो रहा है, अगर मैं इसको राइट साइड पे शिफ्ट करूंगा ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा 55 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 भी एक ट्राइंगल का क्वेश्चन है। 45 डिग्री एक इंटीरियर एंगल है, 57 डिग्री भी एक दूसरा इंटीरियर एंगल है, थर्ड इंटीरियर एंगल नहीं गिवन। आपको एक ये एक एक्सटीरियर एंगल, ट्राइंगल के बाहर वाला एंगल दिया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जो ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल होता है, बाहर वाला, ये इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स इन दोनों के सम के बराबर होता है। x will be equal to the sum of 45 degree plus 57 degree. x is equal to the sum of 2 interior opposite angles. अगर हम इन दोनों को प्लस करें 102 डिग्री, ये आपका लास्ट आंसर होगा। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, 20 वर्कर्स परफॉर्म अ टास्क इन 12 डेज। 20 मजदूर हैं, 20 लोग हैं जो एक काम है 12 दिनों में परफॉर्म करते हैं। हाउ मेनी वर्कर्स वुड बी नीडेड? कितने वर्कर्स आपको चाहिए टू डू द सेम वर्क, यही काम करने के लिए, इन 15 डेज, अगर आपके पास दिन 15 हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें 2 चीज़ों का जिक्र है। एक तो वर्कर्स है, आप इसमें हेडिंग्स भी बना सकते हैं, एक वर्कर्स है और एक आपके पास नंबर ऑफ डेज हैं। पहले आपके पास 20 लोग थे, आपको 12 दिन लगते थे। अब आपके पास दिन है ज़्यादा, 15 दिन है आपके पास, आपको कितने वर्कर्स चाहिए, ये x हो गया। याद रखिएगा कि अगर मैं ये कहूँ कि 2 लोग 4 रोटियाँ खाते हैं, अगर मैं आपको 10 लोग मेरे पास हैं तो 10 लोग कितनी रोटियाँ खाएंगे? जाहिरी बात है कि अगर मैं लोगों की तादाद बढ़ाऊंगा तो रोटियों की तादाद भी बढ़ेगी। ये है डायरेक्ट रिलेशनशिप। अगर एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी भी बढ़े या एक के कम होने से दूसरी कम हो, इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, अगर तो 20 वर्कर्स हैं तो वो 12 दिन में काम करते हैं, अगर तो 15 दिन उनको दे दिए जाएं, दिन ज़्यादा लगेंगे, इसका मतलब है कि उन लोगों की तादाद अब कम हो चुकी है। इसमें इन्वर्स रिलेशनशिप है। अगर आपने अपने घर पे कोई काम करवाना है, मज़दूर आपने 2 लगाए हैं, 2 मज़दूर जो हैं वो 6 दिन में काम करते हैं। अगर आप 10 मज़दूर लगा लेंगे तो वो कम दिनों में, 6 से कम दिनों में काम करेंगे। क्या पता चला कि जब नंबर ऑफ़ वर्कर्स बढ़ते हैं तो दिन कम हो जाते हैं, और अगर दिन ज़्यादा हो जाए, जैसे कि 12 से दिन 15 हो गए, अगर दिन ज़्यादा लग रहे हैं काम पर, इसका मतलब है आपके जो मज़दूर हैं वो 20 से कम हो गए हैं। तो बताना ये चाहता हूँ कि इसमें इन्वर्स रिलेशनशिप है। एक चीज़ के ज़्यादा होने से दूसरी चीज़ कम हो रही है, या अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी बढ़ रही है, ये होता है इन्वर्स रिलेशनशिप। आप क्या करेंगे, आप ऐसे एरो भी बना सकते हैं। इनका इन्वर्स रिलेशनशिप है x/20 इज इक्वल टू 12/15। अगर इनमें डायरेक्ट रिलेशनशिप होता तो मैं करता x/20 इज इक्वल टू 15/12। चूँकि इनका रिलेशन इन्वर्स है, एक चीज़ के ज़्यादा होने से
मज़दूर कम हो रहे हैं, तो इसलिए x/20 इज़ इक्वल टू 12/15। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इक्वल टू के साइन में आमने सामने वाले कैंसिल होते हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, ये 4 जाके मल्टीप्लाई होगा 12 से, पहले ही कैंसिलेशन हो सकती है। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, अब 4 जाके मल्टीप्लाई होगा तो x इज़ इक्वल टू 4 4 ज़ा 16। इसका मतलब है कि अगर आपने 12 से 15 दिन कर दिया काम तो अब आपके वर्कर्स 16 हैं। 16 वर्कर्स वुड बी नीडेड टू कंप्लीट द सेम टास्क इन 15 डेज। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। x इज इक्वल टू है 5/y एंड yz। अगर आप y और z को मल्टीप्लाई करें तो इक्वल टू 10 है। देन x/z की वैल्यू क्या होगी? देखिए आपका टारगेट है x/z, हमने ये निकालना है। x की वैल्यू उसने ये दी हुई है, 5/y पुट किया इसकी जगह, फिर ये डिवाइड का साइन लगाया और अब z की वैल्यू मैंने यहाँ पुट करनी है। और दूसरी इन्फॉर्मेशन है yz इज इक्वल टू 10। अगर बेटे मैं ये y को वहाँ जाके डिवाइड कर दूँ तो z इज इक्वल टू हो जाएगा 10/y। ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट करनी है 10/y। अब देखें y से कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 5/10 और 5/10 होता है 0.5। दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 8 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 10 देन ab इज इक्वल टू। डियर स्टूडेंट्स, आपको a प्लस बी की वैल्यू गिवन है और a माइनस बी की वैल्यू भी गिवन है और आपने ab की वैल्यू निकालनी है। ab की वैल्यू निकालने के लिए आपने एक फॉर्मूला लर्न करना है। 4ab इज ऑलवेज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं। आपने जो निकालना था उसके पीछे 4 लगा दिया, इक्वल टू जो गिवन था a प्लस बी इसका स्क्वायर ले लिया, माइनस लगाया और a माइनस बी जो गिवन था उसका स्क्वायर ले लिया। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी की वैल्यू है 8 स्क्वायर माइनस a माइनस बी की वैल्यू है 10 स्क्वायर। 4ab इज इक्वल टू 8 स्क्वायर मीन्स 8 8 64 माइनस 10 स्क्वायर मीन 10 10 100। 4ab इज इक्वल टू 64 माइनस 100 होता है माइनस 36। ये 4 वहाँ जाके डिवाइड होगा क्योंकि हमने ab की वैल्यू निकालनी है। ab इज इक्वल टू माइनस 36/4 एंड माइनस 9 विल बी द लास्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, x माइनस वाई इज इक्वल टू 25, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई एंड व्हाट इज द एवरेज ऑफ x एंड y। डियर स्टूडेंट्स, आपने फॉर्मूला क्लास 9th में पढ़ा था, क्लास 8 में भी पढ़ा कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है ये हमेशा इक्वल होता है x प्लस वाई और x माइनस वाई के। यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी हो सकता है, वो होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब आपने वैल्यूज पुट करनी है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू है 100, यहाँ 100 लिखा इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई दिया हुआ है ये, यहाँ पर 25 लिखा और x प्लस वाई चूँकि नहीं दिया हुआ ये ऐसे ही आ गया। अब ये 25 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इधर जाएगा लेफ्ट साइड में ये डिवाइड हो जाएगा। 100/25 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा x प्लस वाई का आंसर आ गया 4। आपने 4 ऑप्शंस में से x प्लस वाई के इस आंसर पे क्लिक करना है। 4 इज़ द करेक्ट आंसर। और एक और टेक्निकल क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ x एंड y। याद रखिएगा जब भी किसी दो नंबर्स की एवरेज निकालनी हो, एवरेज क्या होती है? एवरेज इज ऑलवेज इक्वल टू उन दोनों नंबर्स को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दें। तो हमने x प्लस वाई तो पहले ही निकाला हुआ है, अगर हम 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो 2 इज़ द आंसर ऑफ एवरेज ऑफ x एंड y। क्वेश्चन नंबर 8 इज 3^26 प्लस 3^26 प्लस 3^26 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा एक टेक्निकल बात, जब भी प्लस या माइनस का क्वेश्चन आ जाए तो आपने सबसे पहले कॉमन का सोचना है। इन तीनों में क्या चीज़ कॉमन है? 3^26 कॉमन है, इसके पास बचा 1 क्योंकि ये पूरा का पूरा मैंने कॉमन ले लिया, प्लस इसके पास भी बचा 1 प्लस इसके पास भी, व्हाट इज़ लेफ्ट 1। अब देखिएगा 3^26 एज इट इज़ लिखा मैंने, 1 + 1 + 1 इज़ 3
और 3 की पावर अब मैं इसको 1 भी लिख सकता हूँ। याद है आपको, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जब बेस सेम हो, 3 बेस है 3 बेस है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर्स ऐड होंगी, 26 + 1 इज़ 27। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9B मैथमेटिक्स के पोर्शन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ 32 - x इज इक्वल टू 19 - y, दैट इक्वेशन इज गिवन, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x - y। आपने x - y की वैल्यू निकालनी है। बहुत इजी है, आप देखें 32 - x इज इक्वल टू 19 - y है। अगर मैं इस x को राइट साइड में शिफ्ट कर दूं, क्योंकि मुझे आंसर में +x चाहिए, और 19 को मैं यहाँ पर लेफ्ट साइड पर ले आऊँ, 32 19 का साइन वहाँ पर प्लस था, यहाँ आके 19 माइनस का हो गया, और x यहाँ पर माइनस था, राइट साइड में शिफ्ट किया तो ये +x हो गया, और ये एज इट इज़। अब देखिए ये मेरा टारगेट था x - y। 32 - 19 कितना होता है? 12 - 9 इज 3 1। 13 विल बी द आंसर ऑफ x - y। आप मैथमेटिक्स के पास पेपर्स उठा के देखें, स्पीड वाले, टाइम वाले और डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको पास पेपर्स में ज़रूर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, अकबर रन्स एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 4 आवर्स। इस क्वेश्चन में आपको स्पीड गिवन है, स्पीड इज इक्वल टू है 12 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 12 किलोमीटर की रफ्तार से वो दौड़ रहा है, और इसमें जो टाइम है वो आपको गिवन है 4 आवर्स, 4 घंटे तक वो भागता रहा। आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स आपको पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, टाइम इज 4 आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्पीड इज 12, 12 4 ज़ा 48 किलोमीटर्स। उसने कितना फासला तय किया? 48 किलोमीटर तक। वो 4 घंटे तक दौड़ता रहा 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्वेश्चन नंबर 11B स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का क्वेश्चन है। नईम कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर इन 3 आवर्स। नईम जो है वो 3 घंटों में 30 किलोमीटर का फासला तय करता है। व्हाट इज़ हिज स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग। डियर स्टूडेंट्स आपको एक ही फॉर्मूला याद है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। आप इसी फॉर्मूले पर गौर करें। अब हमने स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो स्पीड फाइंड आउट करने के लिए अगर मैं टाइम को वहाँ डिस्टेंस के नीचे डिवाइड कर दूं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। यानी अगर आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर आपने स्पीड फाइंड आउट करनी है तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करें, और अगर टाइम फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करें। नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज़। डिस्टेंस आपके पास है 30 किलोमीटर्स और टाइम आपके पास है 3 आवर्स। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट परसेंटेज इज इक्वल टू 4 1/2। याद रखिएगा 2 4 ज़ा 8 + 1 9/2 मल्टीप्लाई बाय 100%। 2 1 ज़ा 2, 2 50 ज़ा 100, 9 50 ज़ा 45, 450% इज द करेक्ट आंसर।